यस अब्दुल्ला सर प्लीज रीड करोगे क्वेश्चन? A ball is thrown vertically downwards to the ground, as illustrated in figure 2.1. The ball is thrown with a speed u from a height of 1.5 meters. The ball then hits the ground with speed 8.7 meter per second. Assume that the air resistance is negligible. Calculate the speed u. उसने बोला अज्यूम दैट द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। क्या पता चले इससे आपके जहन में क्या आया कि क्या किस किस Sir, से would सॉल्व correct करेंगे? the motions? परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा देखो याद रखना कि अब जो तुम ये वाले क्वेश्चन करोगे इसके अंदर पिछली तमाम चीजें आ सकती हैं, सही है। मोमेंटम, तुम्हारे पास काइनेमैटिक्स में भी मोमेंट के क्वेश्चन भी दिखे, लेकिन अभी वो इग्नोर कर देना प्लीज, वो हम आगे जाके देखेंगे। सही है, लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें दिखेंगी, सही है। खैर, तो क्या करें? Sir, sir, वो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना, v square is equals to u square plus 2as. परफेक्ट। अच्छा यार, वो मैंने ना इस तरह से याद की हुई है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है। तो 2 into 9.81 into 1.5 एंड फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी? 8.7 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज यू, राइट। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8.7 का स्क्वायर माइनस 2 into 9.81 into 1.5 एंड होल थिंग अंडर रूट कर दो, so you'll get your आंसर। कितना आ रहा है? अल्लाह अकबर। यस अब्दुल्ला, कहाँ रह गए हो? है कैलकुलेटर है? 6.80। कितना पॉइंट, कितना जीरो? 6.80। जी सर। जी। ओके, परफेक्ट आ गया। अच्छा हमें दो एसएफ के अंदर देना होता है तो सही। चलो आगे आ जाओ अब्दुल्ला। State how the Newton's third law applies to the collision between the ball and the ground. ओए होए, हाँ जी, क्या करोगे? हाँ तो सर, न्यूटन थर्ड लॉ के the amount of force, the type of force that was exerted by the ball on the ground is हाँ the हाँ। same type of force that is exerted by the ground on the ball in opposite direction and in equal magnitude. ओके, परफेक्ट है। सो बेसिकली वो कांटेक्ट फोर्स होगी, राइट। तो हम कह रहे थे कि भाई बॉल एक्सर कांटेक्ट फोर्स ऑन द ग्राउंड। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे थे कि as the action force ground exert contact force on the ball, सही है, of the same magnitude, of the same magnitude and opposite in direction। मतलब आप ऐसे ही कह रहे थे ना? Yes, sir. ओके आगे चलिए प्लीज। The ball is in contact with the ground for a time of 0.091 seconds. The ball rebounds vertically and leaves the ground with a speed of 5.4 meter per second. The mass of the ball is 0.059 kg. Calculate the magnitude of the change in momentum of the ball during the collision. तो चेंज इन मोमेंटम का वही ना कि एम कॉमन होगा और वी माइनस ए। ओके, सो यू आर सेइंग m कॉमन v माइनस u। अच्छा देखो, उसमें हमें वो आ, कंसिडर करना है वेलोसिटी की डायरेक्शन। हाँ देखो, जब भी रिबाउंड होता है तो हम आंखें बंद करके वेलोसिटी को ऐड भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है। उन्होंने सिर्फ कहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, सही है। सो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन की भी बारे में छेड़छाड़ नहीं करेंगे वो, सही है। सो द मास इज 0.059 एंड यू कैन ऐड द टू वेलोसिटीज एंड दैट इज 5.4, सही है। और पहले वाली वेलोसिटी थी 8.7, सही है। तो जरा कर दो कितना आता है।
Sir, 0.8319. So you are saying 0.83, 8319. बस इतना काफी है। Sorry. ओके, आगे आ जाओ। Determine the magnitude of the average resultant force that acts on the ball during the collision. तो we know कि resultant force क्या है कि it is change in momentum over time. परफेक्ट। Time, हाँ time है हमारे पास, तो we can just substitute. ओके, तो टाइम कितना दे रखा है इन्होंने? 0.091 निकाल दो प्लीज। Sir, 9.12 newtons. 9.1 न्यूटन हम कह देते हैं, सही है। ओके जी, आगे चलिए प्लीज। Use your answer in C part 2 to calculate the magnitude of the average force exerted by the ground on the ball during the collision. हम्म, अच्छा, इसमें क्या करोगे? इसका क्या आइडिया आपके जहन में सर वही होगा ना 9.1? नहीं, है? अच्छा चलो, मैं अच्छा नहीं मैं नहीं ना, नहीं। ओके ओके बताओ फिर। सर समझ नहीं आ रहा। अच्छा ओके, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले हम चीजें बनाते हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने निकाला डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज। अच्छा, अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को पहले अप्लाई करें यहाँ पे, ये बॉल है, सही है, और देयर इज एवरेज रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन। सो ऑन द बॉल बाय द फ्लोर, राइट? देखो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स समझना प्लीज। सो फ्लोर जो है वो बॉल पे कितनी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में? 9.1 की, सही है। इन रिटर्न, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इन रिटर्न बॉल भी फ्लोर पे कितनी फोर्स लगाएगी? 9.1 की, राइट? सही है। ये तो हमारे पास हो गया न्यूटन थर्ड लॉ का पेयर, लेकिन क्योंकि बॉल के पास उसका एक एडिशनल वेट भी है, तो बॉल साथ में ग्राउंड पे वेट भी लगा रही होगी, छोटा सा, सही है, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा 0.059 इंटू 9.81। आप समझ पाए अब्दुल्ला? सर वापस एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल कर देंगे। अच्छा एक काम करो, पहले ये वैल्यू निकालो कितनी आती है। 9.7. 0.9, 0.97, राइट? जीरो, It was 0.58. ओए ओए, अच्छा पूरा आंसर बता रही हो? मुझे लगा आप वो पूछ रहे हैं, my bad. नहीं, जो अबे क्लियर तो कर दो कि जो भी बता रही हो मैं उस हिसाब से काम चला लूंगा। ये 0.58 है, and then I just added it 5 because I ओके thought that's what you were asking. ओके, हाँ सही किया, लेकिन ओके समझ तो लेने दो पहले। अच्छा देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे ना इनकी थोड़ी सी वर्डिंग पे तुमने फोकस करना है, सही है। इन्होंने तुमसे क्या बोला है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉल, सही है। इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि एक्ट्स ऑन द बॉल मतलब लगा कौन रहा है? ग्राउंड लगा रहा है बॉल पे, राइट? यानी ये ऑन द बॉल बाय द ग्राउंड, बाय, यार ये फिर अटक गया, तो बदतमीजी कर रही है बहुत। एक मिनट, चला गया, चल गया। तो दैट एक्ट ऑन द बॉल बाय द ग्राउंड, सही, बाय द ग्राउंड। तो हमने इसी वजह से ये जो 9.1 न्यूटन की जो फोर्स अपवर्ड लगाई है, दिस इज द फोर्स दैट द ग्राउंड exert on the ball, right? In return, according to Newton's third law, अच्छा, this is the contact force. सही, in return, the ball will going to apply the same amount of force, that is 9.81, सही है, on the ground, सही है, contact force होगी न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, राइट? एक चीज 9.81 आ गई, सही है, 9.1 आ गई, सॉरी। उसके बाद बॉल का एडिशनल वेट भी है, राइट? तो जो बॉल का एडिशनल वेट है वो भी कंबाइन हो जाएगा, और जब वो कंबाइन होगा तो जो टोटल फोर्स बॉल एक्सर्ट कर रही होगी ग्राउंड पे वो 9.1 से ज्यादा होगी, राइट? सो हमारे पास जो है, आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 9.1 प्लस 0.58
सो आपके पास जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब आप समझे। जी सर। 9.7 कोई मुझे होशियार बता रहा था, ऐसे मुझे ऐसे ही आ रहा था ना। जी राउंडेड। परफेक्ट। ओके आगे आ जाओ प्लीज, आगे चलो। The ball was thrown downwards at time 0 and hit the ground at time which is equals to t. On figure 2.2, sketch a graph to show the variation of the speed of the ball with time t from time 0 to time t. Numerical values are not required. हम्म, Mm, सर मोशन दिखाएंगे वापस से? बिल्कुल दिखा देते हैं। ये रहो, ये कहानी। तो सर पहले एक्सेलरेशन है तो हमारा कांस्टेंट ग्रेडियंट जाएगा हम्म। आई थिंक, और फिर वो रिबाउंड हो रहा है तो फिर ना ब्रो सारी चीजें नहीं बनानी, स्पीड। ब्रो सारी चीजें नहीं बनानी, वो सिर्फ टप्पा खाने से पहले क्या बोल रहा तो सर फिर एक्सेलरेशन ही होगी, फिर कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा। है। एंड हिट द ग्राउंड, ओके। अच्छा मैं क्या ऐसा बनाऊं, या मैं क्या ऐसा बनाऊं। सर क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 से ज्यादा है तो आप दूसरा वाला बनाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, सही है। सो दिस इज इनिशियल स्पीड, दिस इज फाइनल स्पीड। हमने ग्रेडियंट हमें पता है 9.81 है कांस्टेंट, तो इस वजह से मैंने ग्रेडियंट कांस्टेंट रखा हुआ है, और ये मेरे पास बन गया। ओके आगे आ जाओ। In practice, a resistance is not negligible. So state and explain the variation with, if any, with time of the gradient of the graph and d when air resistance is not negligible. हम्म। So it will reach a terminal velocity probably. अबे वो वो constant वो basically zero जाएगा। क्या हुआ? है। वो तुमसे क्या बोल रहे, तुम कहाँ रिलेट करो, ओके सही करो, वेरी गुड, लेकिन हाँ, लेकिन आपको ग्रेडियंट से रिलेट करना है। ग्रेडियंट भी क्या फर्क पड़ेगा। So ये होगा ना कि it'll go constant at first but then it'll go zero. है, ऐसा होगा। क्योंकि अच्छा speed देखो, constant हो जाएगी ना eventually. सही है। नहीं तो उससे पहले पहले का बता रहे हैं ना, वो स्पीड कांस्टेंट होने से पहले पहले का बता रहे हैं। सर फिर कर्व होगा लेकिन it'll be acceleration but less steep gradient and it'll be a curve. ओके अच्छा, आप अगर मैं ऐसा बनाऊं तो कोई मसला तो नहीं है, ऐसा। जी सर ऐसा। है। अच्छा अब इसके अंदर होगा क्या, कि भाई आपके पास जो है एयर रेजिस्टेंस होगी इंक्रीज, एयर रेजिस्टेंस will increase, right? So the resultant force decrease, सही है, hence the acceleration decrease and the gradient decreases too, right? बस ये आपने लिखना है, सही है। तो यहाँ तक आके बात होगा क्लियर, कोई मसला। नहीं सर। परफेक्ट। अच्छा जी, तो ओके, ये वाला क्वेश्चन मुझसे एमन करवाएगी। एमन आप कर सकती हो क्वेश्चन, ये बिजी तो नहीं हो, खाना वाना खा लिया। जी। ओके आ जाओ जरा प्लीज, देखना क्वेश्चन देखो प्लीज। यस, क्या कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, क्या कहते हो आप न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। सर सेकंड लॉ, अच्छा सेकंड लॉ बोला मैं, है मैंने गलत देखी है, अल्लाह तो ओहो हाँ। क्या कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, क्या कहते हैं। force is equal to the हम्म। rate of change of momentum. ओके परफेक्ट। अच्छा हम जो है ना कहते हैं कि थोड़ा सा अगर इसको अच्छा करके लिखो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of
चेंज ऑफ मोमेंटम, सही है। इज इक्वल्स टू मत डालो, क्योंकि जाहिर बात है वो इक्वल टू नहीं होता, वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम खुद इक्वल टू लगाते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, राइट। ओके चलिए आगे चलिए प्लीज। Every company suggests using a remote control. क्या हो गया, इतनी दूर क्यों बैठी हुई हो, आपकी आवाज नहीं आ Additionally, रही। suggests using a remote controlled aircraft to drop a parcel into the garden of a customer. When the aircraft is vertically above point P on the ground, it releases the parcel with a velocity that is horizontal and of magnitude 5.4. The path of the parcel is shown in figure 2.1. The parcel takes a time of 0.81 seconds after its release to reach point Q on the horizontal ground. Assume air resistance is negligible. On figure 2.1, draw an arrow from point X to show the direction of the acceleration of the parcel when it is at that point. हम्म। Determine the height h of the parcel above the ground when it's released. हाँ अभी सबसे पहले वन का तो बताओ कि क्या करेंगे वन में। आपके जहन में क्या क्या आ रहा है, मतलब मैं एरो यहाँ बनाऊं, मैं एरो यूं बनाऊं, मैं एरो यूं बनाऊं, मैं एरो यूं बनाऊं, या मैं एरो यूं बनाऊं, ये कौन सा आपको क्या लग रहा है। Downwards. 1 2 3 4 5 6, हाँ कि कौन सा वाला। T. ओहो है, टू टू क्यों नहीं। Hmm, बस नहीं हो सकता, मतलब टू तो हो नहीं सकता ना, अजीब सी बात हो जाएगी है ना। J. अबे अच्छा है। ओके ब्रो, बेसिकली ग्रेविटी है ना, अंदर द ग्रेविटी मूव कर रहा है और ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी होगी ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, राइट। और इस डायरेक्शन J. में वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, सही है। तो ये हम हमारे पास होगा, राइट। तो चलो आगे चलिए प्लीज। Okay. Determine the height h of the parcel above the ground when it is released. अच्छा देखो, उसने आपको बोला हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इससे आप क्या क्या समझोगी। सर इसमें वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा s is equal to ut plus half at square. हम्म, बस सिर्फ वो वाला फॉर्मूला नहीं, मतलब पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन, उन पांचों इक्वेशन ऑफ मोशन में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके वेरी गुड, सही। अच्छा अच्छा फिर आप क्या यूज करना चाह रहे सर यही वाला फॉर्मूला। हो है। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले तो हम डाटा देखते हैं इन्होंने दे क्या क्या रखा है। तो इन्होंने हमें बोला हुआ है कि इट इज रिलीज इट रिलीजेस द पार्सल विद द वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, राइट। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। एमर आप वर्टिकल वेलोसिटी बता सकते हो इस पॉइंट पे कितनी होगी। 0. परफेक्ट, वेरी गुड। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो आ गई, ग्रेविटी हमें पता है 9.81 है, सही है। और एच के, अच्छा उन्होंने टाइम दे रखा है हमें, टाइम उन्होंने दिया हुआ है 0.81 सेकेंड टू लैंड, सही है। और हमसे वो पूछ रहे हैं हाइट, सही है। तो अच्छा अब जरा मुझे बताओ कि अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सर कौन सी। इसको हम वो करते चेंज, सो h is equal to half at हम्म, square. ओए होए यार, वेरी गुड। 8 नहीं g square sorry. ब्रो एक ही फॉर्मूला याद रखो, वो अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा, सही है। तो एस एस की जगह आपने एच रख दिया, और हाफ जी आपके पास आ जाएगा 9.81, और टी आपके पास आ जाएगा कितना आएगा, जीरो 0 पॉइंट point एट वन सही है। जरा निकाल दो प्लीज। 3.1 कितना, 0.1, 3.1, g 3.3. 3.2 कह रहे हो आप, चलो परफेक्ट हो गया। ओके आगे चलिए, आगे चलिए प्लीज। Calculate the horizontal distance of d point between point P and Q. हम्म, अच्छा देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है हमने हॉरिजॉन्टल मोशन का कंसिडर करना है। जी हॉरिजॉन्टल मोशन, सही है। थोड़ा सा ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन है, मे बी आगे जो है ना वो कुछ फोर्सेस वाला काम कराएगा। खैर, सो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले लेते हैं। हमारे पास है 5.4, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, सही है।
टाइम उसने हमें दे रखा है, वर्टिकल वाला जो टाइम होगा वही हॉरिजॉन्टल के लिए भी होगा, सही है। सो 0.81 हमने ले लिया, और हमारे पास जो डिस्टेंस है उसके अंदर हम इंटरेस्टेड है, सही है। और चूंकि कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रही है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड सर हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v into t। ओके परफेक्ट। सो आपने कहा कि 5.4 मल्टीप्लाई बाय 0.81, ऐसे ही ना? जी। परफेक्ट। आंसर है 4.4। ओके 4.4, सही है। तो बेसिकली ये वाली हाइट हमने निकाली, वो निकाली 3.2, और जो ये वाली हाइट हमने निकाली डी, वो हमने निकाली 4.4। मे भी तुमसे वो आगे ये पूछते कि ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी, सही। खैर, तो अभी देखते हैं, अगर पूछता है तो सही, नहीं तो आगे चलिए प्लीज। Another parcel is accidentally released from rest by a different aircraft when it is hovering at great height above the ground. Air resistance is now significant. On figure 2.2, draw arrows to show the direction of the forces acting on the parcel. As it falls vertically downwards, label each arrow with the name of the force. हम्म, जनाब तो क्या करें? सर इसमें हम वेट करेंगे ना, पहले वेट करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है, hovering at a greater height। इसका क्या मतलब होता है? हाइट ज्यादा है। है, पक्की बात है, ऐसे ही मतलब होता है? जी। मुझे मुझे नहीं लग रहा है ऐसा मतलब होता है। नहीं, वो तो hovering at a greater height, वो तो उसने पहले यहाँ बता दिए, hovering का क्या मतलब है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर एक जगह पे देखो मुझे नहीं आता, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सही है। रिमेन इन वन प्लेस। रिमेन इन वन प्लेस, सही है। तो ओके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है, जो रेजिस्टिव फोर्सेस होनी चाहिए, या जो फोर्सेस होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे पास जो है ना, हमने शो करना है कि वो इक्विलिब्रियम वाले स्टेट हमें शो करना होगा, सही। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेट, आपने ऐसे ही बताना है हमें, ये वेट आ जाएगा। अच्छा, जी। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करना है? एयर अपोजिट डायरेक्शन रेजिस्टेंस। में, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। एयर रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में होगी, सही है। और दोनों की हाइट मैंने जी। सेम रखी हुई है, क्योंकि उसने बोला कि हार्वरिंग एट अ ग्रेटर हाइट, सही है क्या? जी। चलो आगे आ जाओ प्लीज। By considering the forces acting on the parcel state and explain the variation, if any, of the acceleration of the same parcel as it moves downwards before it reaches constant terminal speed. हम्म, अच्छा इसमें आपके बारे में आपके पास कोई आइडिया है इसके बारे में? ये भी हम लिख के भी आ रहे हैं ऊपर। यस। अच्छा चलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुझे बताना है, मुझे बताओ कि क्या जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो इसका वेट चेंज हो रहा होगा क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा होगा, ओके। अच्छा जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो इनिशियली जब उसने ड्रॉप किया होगा तो उस वक्त तो ये रेजिस्टेंस जीरो होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई चीज स्टार्ट करती है तो रेजिस्टिव फोर्सेस जीरो होती है, सही है। तो जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे मूव करेगा, तो रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, या जीरो ही रहेंगी, क्या होगा आपके ख्याल में? इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होंगी, परफेक्ट, सही है। तो जब मैं वेट को, जो कि चेंज नहीं हो रहा, और जो फ्रिक्शनल रेजिस्टिव फोर्स है जो कि चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जब मैं उन दोनों को माइनस करूंगा, तो रिजल्टेंट मेरे पास बड़ा आएगा या छोटा आएगा? रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो बड़ी आएगी या छोटी आएगी? सर दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है, वो कांस्टेंट है, वेट है मेरे पास, लेट्स से 10 न्यूटन का कांस्टेंट है, सही है। फोर्स मेरे पास है, इंक्रीज हो रही है, पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फ्रिक्शन रेजिस्टिव फोर्स। तो जब मैं 10 को 1 में से माइनस करूंगा, 10 को 2 में से माइनस करूंगा, 10 को 3 में से, 10 को 4 में से, तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो छोटा बचेगा या बड़ा बचेगा? क्या बचेगा?
बड़ा बचेगा कैसे? अगर मैं 10 करूंगा तो मेरे पास 9 बच रहा है, अगर मैं 10 - 2 करूंगा तो मेरे पास 8 बच रहा है, अगर मैं 10 - 3 करूंगा तो मेरे पास 7 बच रहा है, सही। अगर मैं 10 - 4 करूंगा तो मेरे पास 6 बच रहा है। आप समझ रहे हो? तो रिजल्ट क्या जी। होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है, राइट? गेटिंग? नहीं? यस यस। सही। सो बेसिकली मेरा वेट तो रहा कांस्टेंट, राइट? जैसे जैसे मेरी रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मेरी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ तक समझ में आता है? आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, सही है? ऐसे सिनेरियो के अंदर जहाँ पे मास हमारा कांस्टेंट है, सही। रिजल्टेंट फोर्स अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जी सर। ओके। अच्छा जी, सो हम अब बेसिक आंसर है हमारे पास, so हम कहेंगे कि भाई वेट इज कांस्टेंट, सही है। रेजिस्टिव फोर्स resistive force increase increases with distance traveled, या over time भी आप लोग सकते हो। resistive force increases with over time which decrease the resultant force, सही। So the acceleration will decrease, it decreases to zero, uh, and it will reach constant velocity। परफेक्ट, चलो आगे आ जाओ। आगे क्या कहते हैं? Describe the energy conversion that occurs when the parcel is falling through the air at constant terminal speed. अच्छा, वैसे हमने पढ़ा हुआ नहीं लेकिन तुम लोग पढ़ चुके हो तो तुम लोग बता सकते हो, तो एमन क्या होगा? अच्छा। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर दूं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगी? तीन एनर्जी, सही है। जीपी होगी, सही है। काइनेटिक एनर्जी होगी और थर्मल होगी, हीट, सही है। हीट इसलिए क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, सही है। अब देखो क्या हो रहा है कि द पार्सल इज फॉलिंग डाउन, तो जीपी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? Increase होगी। इंक्रीज कैसे होगी भैया? डिक्रीज होगी ना। डिक्रीज ओके। होगी, सही है। क्योंकि नीचे आ रहा है, एम जी एच लगाओगे, एम जी एच लगाओगे, सो एच इज रिड्यूसिंग, तो एम जी एच विल ऑल्सो ओके। रिड्यूसेस, राइट? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? यू यू आर Increase। है, यू आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, सही है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी द सेम और विल बी फिक्स थ्रू आउट द मोशन, राइट? तो वो चेंज नहीं होगी, सही है। तो वो अनचेंज रहेगी, अनचेंज, सही, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी पे मूव करो, सही है। तो जितना भी डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सारा कहाँ जाएगा? थर्मल एनर्जी के अंदर जाएगा, सही है। तो जो एयर पार्टिकल होंगे आसपास के वो हीट अप हो जाएंगे, जो बॉल की जो आउटर सरफेस होगी वो थोड़ी सी हीट अप हो जाएगी, राइट? ये होगा, सही है। थर्मल एनर्जी समझ पा रही हो एमएन? समझ पा रही हो? बोलो प्लीज। जी सर। तो ग्रेविटेशनल potential energy will be converted into thermal energy। ओके, चलो जरा देखना प्लीज। State Newton's second law of motion. The resultant force is directly proportional to the rate of change of momentum. परफेक्ट, वेरी गुड, हो गया। आगे आ जाओ, अगले अगला पार्ट। A car of mass 850 kilograms tows a trailer in a straight line along a horizontal road as shown in figure 2.1.
The car and trailer are connected by a horizontal tow bar. The variation with time t of the velocity v of the car for a part of its journey is shown in figure 2.2. सही हो गया, चलो आगे आ जाओ। सही है, चलो। Calculate the distance traveled by the car from time t is equals to 0 to time t is equals to 10 seconds. ओके, अच्छा, तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तुम्हारे पास ग्रेडियंट क्या बताएगा इसका और एरिया क्या बताएगा, जरा जल्दी से बता दो। Velocity time graph है तो gradient ग्रेडियंट हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा। ओए होए, सही तुक्का लग गया बेटा। और एरिया? सर एरिया का नहीं पता। हाई हाई डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो ये हो गए। सो अब इन्होंने हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रैवल ना। सो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमें क्या निकालना होगा, एरिया। जी देखो ये सारी चीजें जो है ना पिछले वाली आती रहेंगी, तो तुम्हें जो है मतलब तुम जो भी अगला अगला चैप्टर प्रैक्टिस करोगे, इससे ऐसा नहीं होगा कि तुम पिछले चैप्टर भूल जाओगे, बल्कि पिछले वाली सारे चैप्टर रिवाइज होते रहेंगे तुम्हारे, सही। सो अच्छा जी, सो ये निकाल लो। तो इसलिए जो है ना ये करते रहना है, इसके क्वेश्चन जो अगले वाले जो भी मैं दे रहा हूँ उसको करते रहना, ताकि ये पता चलता रहे कि क्या क्या आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, सो एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, ट्रेपीजियम बन रहा है। अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ 2 नंबर दे रहा है, तो तुम लिख दो कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ, सही है। सो हाफ, और हमारे पास जो पैरेलल साइड है एक हमारे पास है 1, सही है, और एक हमारे पास है 13 - 8, 13 - 8, सही है। सो 13 - 8 करोगे कितना बचेगा, 5 आई थिंक, 2 3 5, यस। और हमारे पास जो हाइट है वो 10 है, सही है। सो 1 + 5 इंटू 10, ऐसे ही ना, यस, सही है। सो 1 1 + 5 6 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ओके, चलो भैया आगे आ जाओ, अगला पार्ट। At time t is equals to 10 seconds, the resistive force acting on the car due to air resistance and friction is 510 Newton. The tension in the tow bar is 440 Newton. For the car at time t is equals to 10 seconds, use figure 2.2 to calculate the acceleration. ओके, तो फिगर उसने बोल दिया फिगर 2.2, तो अपनी जैसे कोई होशियारी नहीं नापनी हमने। और ओके, हमें क्या करना होगा फिगर 2.2 के लिए, क्या ऐसी चीज यूज करनी है कि जिससे हम एक्सप्रेशन, परफेक्ट, सही है। तो देखो जब भी इस क्वेश्चन आए तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ और ग्रेडियंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन लिख के किया करो, ताकि उसको भी पता चले कि ये जो है आपने ग्रेडियंट से ही एक्सेलरेशन निकाली, आपको जबरील ने आके नहीं बताया, सही है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, चलिए जी। तो अगर हम ग्रेडियंट निकाल दें तो हमारे पास जो टाइम है वो तो हम लेट से 10 सेकंड का ही ले लेते हैं, सही है। सो टाइम तो हमारे पास 10 आ रहा है। ऊपर की चीज जो चेंज हो रही है वो कहाँ से चेंज हो रही है, 9 से चेंज हो रही है और 13 तक जा रही है, सही है। सो 13 - 9, सही है। सो अगर आप इसको करोगे तो 13 हाई 13 - 9 जा रहा है, -9 हो, ओके। तो 9 - 13, 13 - 9 कितना, 4 बचेगा, 4/10, 4 1 जा 4, 4 2 जा, और 2.5, 0.25 आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो जरा, So 4 divided by 10 0.4 आ रहा है। 0.4, ओके, परफेक्ट। 0.40 कर देते हैं, आगे आ जाओ। Use your answer to calculate the central force acting on the car. हम्म, तो क्या फॉर्मूला F is equals to ma वाला कर सकते हैं ना? है ना, परफेक्ट, वो सिंपल सिंपल तो हो जाएगा, ओके, गुड है। सो आपने बोला F इक्वल्स टू ma, सो एफ एम हमारे पास है कितना, acting on the car ना, so we have the mass of the car that was 850 and 850, सही है, और into
0.4 सही है। सो 85 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा? 400। 400 में से 60 कम कर दो तो 340। ऐसा बन रहा है कुछ? जी सर। ओके परफेक्ट बन रहा है। अच्छा उसके बाद आगे क्या कहता है आपसे? Show that a horizontal force of 13,000 Newton is exerted on the car by its engine. अच्छा अगर तुम सोचो अम, जरा पहले ना ये वाली लाइन दोबारा से रिपीट कर लेते। द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस एंड द फ्रिक्शन इज दिस, राइट? द टेंशन इन द टो बार इज दिस मच। ओके अगर मैं इन फोर्सेस को ड्रॉ करूं, सो मेरे पास जो गाड़ी का इंजन है वो लगा रहा है, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, सही है। एंड दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, सही है, फ्रॉम द एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रॉम द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, सही है। और वो उसकी वैल्यू 510, सही है, 510, सही है। अच्छा एंड वी हैव एन एडिशनल फोर्स ऑफ टेंशन जो कि है 440 440 की, सही है। अब देखो जब भी तुम टो बार इस तरह से कनेक्टेड सिस्टम आते हैं तो उसके अंदर जो तुमने कनेक्ट जो इक्वेशन बनानी होती है, एक में तुमने टेंशन यहाँ पे कंसिडर करनी होती है और एक में टेंशन यहाँ पे कंसिडर करनी होती है, लाइक दिस। और तुम इसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो। कार के लिए अलग इक्वेशन बनाओगे, ट्रेलर के लिए अलग इक्वेशन बनाओगे, जिस तरह से हमने पुली के अंदर किया था, सही है। अगर तुम्हें याद हो पुली के अंदर जिस तरह से हमने किया था तो बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे भी करना है, सही है। तो टेंशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है 440 की, सही है। अच्छा जी क्या नाम है आपका? कासिम, ये समझ में आता है? इसमें कोई मसला? भी जो चीज़ उन्होंने दी हुई थी मैंने सिर्फ भी वो ड्रॉ की है, राइट? जी जी सर। सही है। अच्छा अब अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लिखूं, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स जो कि ड्राइविंग फोर्स है माइनस बैकवर्ड फोर्स, सही है। सो रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाल ली है 340 आ रही थी, सही है। फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास हमने निकालनी है जो कि इंजन लगा रहा है। बैकवर्ड फोर्सेस हमारे पास दो है, एक हमारे पास है 510, सही है, और एक हमारे पास थी 410, राइट। एक टेंशन थी और एक फिर वो थी अच्छा 440, सॉरी 440, सही। सो एक 440 है जो कि हमारे पास टेंशन द टो बार है और एक 510 है, सही है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा इट बी 550 650 750 850 950, वहां जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 340 प्लस 950। सो एफ डी कितना बनेगा? 1290। 1290। 1290 सो अप्रोक्सीमेटली 13 बन रहा है। समझ में आया ना? जी सर। ओके आगे आ जाओ। और सारे बच्चों को भी समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा ना? आई होप सो। किसी को कोई मसला अगर होगा तो प्लीज तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके आगे चलो। अच्छा Determine the useful output power of the engine. छोड़ो छोड़ो, वो पावर पावर निकालने का बोला है। टाइम उसने दिया हुआ है, सही है। एरिया अंडर द ग्राफ से हम टाइम निकालेंगे 10 सेकेंड है। और हमारे पास जो है ना फोर्स आ गई है, डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया हुआ है। यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करेंगे, वर्क डन आ जाएगा, डिवाइड करेंगे टाइम से, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास पावर आ जाएगी, सही। खैर उसको भी छोड़ देते हैं, आगे आ जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन ना उसने करवाना है। वो कौन? क्या नाम था? मैं? मरियम, बिल्कुल। Oh God. Okay. तो गंदा A क्वेश्चन small नहीं remote बता। control. आ जाओ आ जाओ आ जाओ। A small remote controlled model aircraft has two propellers, each of diameter 16 centimeters. Figure 3.1 is a side view of the aircraft when hovering. हम्म All right. Air is propelled vertically downwards by each propeller so that the aircraft hovers at a fixed position. The density of the air is 1.2 kilogram per meter cube. Assume that the air from each propeller moves with a constant speed of 7.6 meter per second in a uniform cylinder of a diameter 16 centimeters. Also assume that the air above each propeller is stationary. A, show that in a time interval of 3 seconds, the mass of the air propelled downwards by one propeller is 0.55 kg. मास चाहिए और हमारे पास डेंसिटी है, डायमीटर है। तो डेंसिटी से हम मास निकाल सकते हैं, मास और वॉल्यूम। ओए होए। लेकिन वॉल्यूम निकालेंगे हम कैसे? वॉल्यूम क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो उससे अरे हम रेडियस निकाल सकते हैं। ओके। और सिलेंडर का फॉर्मूला, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या था? अल्लाह।
सिलेंडर की वॉल्यूम का ना। बाय अबे जी रट्टा रट्टा क्यों बाय लगाते हो ब्रो, रट्टा क्यों लगा रहे हो? देखो ऐसे सोचो ना, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा होगा? सिलेंडर का बेस एरिया होगा कुछ, सही है। सिलेंडर का बेस एरिया जी सर्कुलर होनी चाहिए, सही है। सर्कल का आपके पास होता है पायर स्क्वायर, राइट? इनटू आई और इनटू जो जो भी आपके पास हाइट है, परफेक्ट, सही है। तो पायर स्क्वायर एच, परफेक्ट, बाय सही स्क्वायर हो एच गया। ऑलराइट तो डेंसिटी हमारे पास आ गई 1.2 इंटू पाई आर, हमारे पास कितना है? 8 ले लेते 16 divided by 2 so 8 ओके। yes तो 8 एक्सपोनेंट -2 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना ये उसके अंदर है। और इसको हमने कर दिया स्क्वायर, पायर स्क्वायर। और एच हमारे पास कितना? एच हमारे पास हमें नहीं दिया हुआ इन्होंने। और ओके, अच्छा, चलो। खैर, अब एच के लिए फड्डा करते हैं। क्या फड्डा करें एच के लिए? 7.6 मीटर पर सेकंड है और हमें 3 सेकंड्स का करना है तो अगर 1 वेरी सेकंड गुड, तो हम उससे कुछ कर सकते हैं ना वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। इन्होंने बोला कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 7.6, टाइम हमारे पास है 3 का, yes. राइट? सो इससे आप ऐसे, तुम लोग को याद है हम लोग इसी तरह का एक क्वेश्चन करे थे P1 के अंदर भी, जिसके अंदर डेंसिटी भी हमने यूज कर ली थी, और फिर आपने बोला था कि हमें समझ में नहीं आया, फिर मैंने दोबारा से समझाया था। याद है तुम लोग को क्वेश्चन? याद है? I think so हमने बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन की थी उसके अंदर, वो कोई कोई दीवार सी थी, उसका कोई एरिया उन्होंने दिया हुआ था, और उसके अंदर हाँ है ना? yeah. जी तो जी वो जो 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये पूरा वो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने इतनी लंबी करके कराए हुए। अभी देखने पूरा क्वेश्चन वही उसी 1 नंबर के क्वेश्चन की तरह, सही है। लेकिन उन्होंने बहुत लंबा किया हुआ है। खैर तुम लोग को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, सही। सो ओके, जरा निकाल दो कितनी हाइट कितनी आती है। 7.3 इंटू 3, 3 7 21, 3 6 18, तो 22.8 आ जाएगा। आ रहा है ऐसा कुछ? जी जी ओके, और मास, हाँ मास भी निकाल मैथ दो। आ जाता है 0.55010 ओके, तो परफेक्ट, आगे चलिए प्लीज। calculate the increase in momentum of the mass of the air in A. हम्म। Increase in momentum of the mass of the air in A. So the air that's in the cylinders? अच्छा, एक्चुअली मसला ये कि इन्होंने बोला कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, राइट? Yes. तो मोमेंटम इंक्रीज कैसे हुआ फिर? Constant speed. अच्छा, क्योंकि मैं हेल्प करता हूँ, देखो। ऊपर जो एयर है वो क्या है? स्टेशनरी है, राइट? जी और वो जैसे ही ऊपर से नीचे आई, तो ऊपर से नीचे आते ही वो कितनी स्पीड में मूव करी? 7.6 पे, राइट? यस इनिशियल स्पीड 0 थी, फाइनल स्पीड होगी 7.6, राइट? सो चेंज इन स्पीड आ जी गई 7.6। तो आपके पास आ जाएगा इंक्रीज इन मोमेंटम, जो भी आपके पास एयर है उसका मास आपने निकाला 0.55, सही है, इंटू द 7.6, 7.6, दिस इज द फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड 0, इस वजह से हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। सही, निकाल दो कितना आता है। that is 4.18 so 4.2 परफेक्ट, सही है। आगे। calculate the downward force exerted on this mass of the air by the propeller हम्म। change in momentum over time so we get 4.2 divided by 3 so that is 1.4 तो 4.2 डिवाइड बाई 3 आपने किया, 1.4 आपने बोला, ऐसे ही ना? जी जी परफेक्ट, आगे आ जाओ। state the upward force acting on one propeller calculate कर हम्म, ली ना है ये जो हाँ हमने निकाली। इसी की नहीं देखो इन्होंने क्योंकि हम हम एक द डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस मास बाय द प्रोपेलर, ओके। अपवर्ड फोर्स, oh the downward the downward force exerted on this mass of the propeller mass of the air by the propeller and the question is can I show the question the upward force अगर constant speed है तो equal नहीं नहीं the upward force acting on one propeller by the air so if air पे propeller 1.4 लगा रहा है तो air propeller पे भी 1.4 लगा रही होगी अकॉर्डिंग टू the
third law, second law, परफेक्ट, नो, थर्ड लॉ। third law, ब्रो देखो ना, yes. दो अलग अलग बॉडी है ना, एक एयर है, एक एयर की एक बॉडी आप कंसीडर करो, एक प्रोपेलर है, राइट? दैट्स जी, व्हाई, जी. राइट? ओके, आगे आ जाओ। And the name of the law that explains relationship. Okay, Newton's third law. आगे। Determine the mass of the aircraft. हम्म The mass of the aircraft. हमारे पास क्या क्या है? We have the speeds. अच्छा, इन्होंने हमें ये हमने क्या निकाला, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोपेलर बाय द एयर, ओके। सो वी हैव And द then डाउनवर्ड फोर्स, ओके। बोलो बोलो। and mass of the air. Mass of the air, right? Okay. So ओके। अगर इसकी mass है, उसका momentum है, momentum से कुछ कर सकते हैं, law of conservation of momentum, maybe. लेकिन aircraft की speed नहीं है. देखो, सबसे पहले तो अगर आप ये सोचो कि डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास ऑफ द एयर बाय द प्रोपेलर, सही है। सो इसका मतलब है प्रोपेलर का ये वो है, वो वेट है, या आप कह लो कि अगर हम इसी को वेट Oh, मान लें तो ये वेट हो जाएगा हमारे पास। तो W इज इक्वल टू एम जी, अगर हम ये वाला जी, जी. फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो 1.4 डिवाइडेड बाय 9.81 अगर हम करें, That is 0.14. 0.14. 0.14, 0.1, ओके। अच्छा, मसला ये कि वी हैव टू प्रोपेलर्स, सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2। So multiply by 2. 0.28. एग्जैक्टली 0.28 आ रहा मैंने 0.14 को किया तो exact. है, ओके। और वो शायद थोड़ा आगे पीछे आएगा, शायद देखे Wait, ना let वो। me do that. That is going to be 0.285. So 0.29. 29, ओके। तो ये ना समझ में आ रहा है ना, कोई मसला तो नहीं है? जी, जी. ओके, आ जाओ आगे, आ जाओ। In order for the aircraft to hover at a very high height, the propellers must propel the air downwards with a greater speed than when the aircraft hovers at low altitude. So just the reason for this. So in order for the aircraft to hover at a very high height, they must they must propel the air downwards with a greater speed. Okay. अच्छा, देखो, हम इसको पहले तो आप बताओ कि आपके जहन में कुछ आ रहा है? In order for the high altitude, the propellers must propel the air. High altitude पे आपकी GP ज़्यादा है, and then you also speed constant. This अच्छा, is density की relation. हाँ, Oh, मैं अभी ये देख रहा हूँ कि पहले ना जो जो हमने रिलेशन यूज किया है वो हम देखते हैं, फिर उसी से इसका रिलेशन में मिल जाएगा। सो एक हमने ठीक. फॉर्मूला ये यूज किया, एक फॉर्मूला हमने ये यूज किया। अच्छा, ये क्या पूछे? ग्रेटर स्पीड ना, सो एम तो हमारे पास कांस्टेंट है, और इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड चेंज हो रही है, सो मैं फाइनल स्पीड ले रहा हूँ ओवर डेल्टा टी, सही है। या मैं चेंज इन मोमेंटम भी ले सकता हूँ, लेकिन खैर। अच्छा, तो अब क्या करें, इसको किस तरह से रिलेट करें? अच्छा, हम क्या करें कि जब हम हाइट इंक्रीज करेंगे, सही है, जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे, मतलब जब हम Density को हाई increase. एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारी जो डेंसिटी होती है, मतलब अगर आप लॉजिकली सोचो तो जो हाई डेंसिटी गैसेस होती हैं वो नीचे होती है, और जो लो डेंसिटी गैसेस होती हैं वो ऊपर होती है, राइट? तो हम जैसे जैसे ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सही है। तो डेंसिटी अगर हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, तो उसके लिए जो है हमें उसको लाइक मैच अप करने के लिए ज्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द फोर्स, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के लिए पेयर बन सके, राइट? क्योंकि बेसिकली अगर हम हायर स्पीड पे मूव कर रहे होंगे तो हमें हायर फोर्स, अगर आप देखो कि आपको जो है ना डाउनवर्ड फोर्स, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इसका वेट है 1.4, या 1.4 न्यूटन के जो है ना इसका वेट आ रहा है डाउनवर्ड, राइट? प्रोपेलर का, राइट? तो प्रोपेलर का वेट तो सेम रहेगा, जितना भी ऊपर चले होगा, तो आप अर्थ से बाहर नहीं निकल रहे हो तो, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो 1.4 का हम मान लेते हैं फिक्स है, राइट? तो बेसिकली उसको अगर हमें बैलेंस करना है तो जो रिएक्शन फोर्स हमारे पास आ रही होगी, है रिएक्शन फोर्स से सोचे, गलत हो जाएगा उससे तो।
वेट, हाँ सही है। जो अच्छा, तो ये हमारे पास वेट आ रहा है, और जो एयर एग्जर्ट कर रही होगी उस पे, प्रोपेलर पे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई वेलोसिटी चाहिए होगी, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास कम हो चुकी है। सही है, जब वो हाई वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एच था, एच की जगह पे हमने क्या किया था, वेलोसिटी इनटू टाइम से हमने एच निकाला था, राइट। तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास डेंसिटी कम हो रही होगी, तो मुझे इस वाले फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द मेंटेन द फोर्स, राइट, जिससे वो ऊपर जाके भी हॉवर कर सके। समझ रही हो ये ऊपर से क्या? So more density means कि आपकी more ज़्यादा speed है तो ज़्यादा speed, ज़्यादा time तो ज़्यादा force. Something like मोर that. नहीं, डेंसिटी कम होगी ना। अच्छा, अगर density कम है तो हमारी speed कम होगी तो force कम होगी. नहीं, आप उसको ऐसे ही रिलेट नहीं करो। देखो, आपके पास जो है, यहाँ पे डेंसिटी है लेस, सही है, यहाँ पे डेंसिटी है मोर, सही है। अब जब डेंसिटी आपके पास कम हो गई है, सही है, लेकिन आपको उतना मास एयर का प्रोपेल करना है, ताकि जो है आप इसको ओवरकम कर सको, यानी इस वेट के इक्वल आप आ सको, राइट। तो जी. डेंसिटी इज बेसिकली independently decreasing, right? It's not depending upon anything in the scenario, right? लेकिन उसी उसको मेंटेन करने के लिए, लेट्स से हमारे पास जो इनिशियली जो मास आ रहा था, वो हमारे पास आ रहा था 0.29 का आ रहा था, सही है। तो 0.29 का अगर मास है उसका, क्या बोलते हैं, प्रोपेलर का, तो इतना ही मास एयर का जो है ना, उसने डाउनवर्ड प्रोपेल किया होगा, सही। तो अगर हमने इतना ही मास डाउनवर्ड प्रोपेल करना है, सही है, और हमारी डेंसिटी लेकिन डिक्रीज हो चुकी है, सही है। मैं अगर यहाँ पे इसको लिख दूँ, इधर डेंसिटी को यहाँ पे लिख दूँ, डेंसिटी अगर हमारे पास डिक्रीज हो चुकी है, तो हमें वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इन ऑर्डर टू प्रोपेल द सेम अमाउंट ऑफ मास 29 के 2.29 kg का, राइट। गेटिंग? Yes. सही है। तो हम कह सकते हैं Yes. कि हाई altitude the density decreases, so uh, greater speed required to propel the same amount of mass, the same amount mass of the air। सही हो गया। चल, अच्छा, क्या बोलते हो, आगे पढ़े या बस करें? यस। We could do a question हाँ, if everybody agrees. देख लो बेटा, फंसा दिया तुमने सबको। चलो भाई, सारे बच्चे बताओ कि तुम लोग क्या चाह रहे हो। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। एवन, कासिम, मरियम। नहीं बस। बस? ओहो, उसकी जी। बस हो गई। अब्दुल्ला, वॉट से? सर आपकी मर्जी है। अबे मत बोलो यार ऐसा, मैं बहक रहा हूँ। अच्छा, और कासिम भाई, आप क्या कहते हो? सर पता नहीं। अबे पता नहीं का मतलब है बस करे, है ना।